नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है गुनगुन ज्ञान के अंदर। मैं हूं राकेश कुमार। आज आपको राजस्थान ट्रीट फर्स्ट लेवल और सेकंड लेवल के लिए साइकोलॉजी के 30 प्रश्नों का व्याख्या सहित अध्ययन करवाऊंगा। चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है, जीन पियाजे मुख्य रूप से किसके अध्ययन के लिए जाने जाते हैं? यानी कि जीन पियाजे हैं वो मुख्य रूप से किसके अध्ययन के लिए जाने जाते हैं? तो पहला है भाषा विकास, दूसरा यौन विकास, तीसरा संज्ञानात्मक विकास और चौथा है सामाजिक विकास। तो इसका राइट आंसर है थर्ड नंबर ऑप्शन, संज्ञानात्मक विकास। ठीक है, इसकी संपूर्ण व्याख्या बता देता हूं आपको। संज्ञानात्मक विकास के अध्ययन के क्षेत्र में जीन पियाजे का सिद्धांत एक अभूतपूर्व सिद्धांत आका गया है। उन्होंने बालकों के चिंतन का तर्कण या तर्कणा के विकास के जैविक तथा संरचनात्मक तत्व पर बल डालते हुए संज्ञानात्मक विकास की व्याख्या की है। इसके अंतर्गत 4 हैं, एक तो अनुकूलन, दूसरा साम्य धारण, तीसरा संरक्षण और चौथा संज्ञानात्मक संरचना आदि दिया है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। दूसरा नंबर क्वेश्चन, जब मानव शरीर के एक भाग को दिए गए प्रशिक्षण का अंतरण दूसरे भाग में हो जाता है तो उसे क्या कहते हैं? ए में ऊर्ध्व अंतरण, बी में है क्षैतिज अंतरण, सी में द्वापार्श्विक अंतरण और डी में इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है थर्ड नंबर ऑप्शन है द्विपार्श्विक अंतरण। इसकी व्याख्या बता देता हूं आपको। द्विपार्श्विक अंतरण या क्रॉस शिक्षा मानव शरीर के 2 समान पार्श्व भागों से, कितने 2 समान पार्श्व भाग से बायां तथा दायां, ठीक है, जब शरीर के बाएं अंग से सीखे गए कौशल का अंतरण, बाएं अंग से सीखे गए कौशल का अंतरण श्वेत दाएं अंग से सीखने पर या दाएं अंग से लिखे गए कौशल का अंतरण श्वेत बाएं पर होता है तो वह द्विपार्श्वी अंतरण कहता है। यानी कि मनुष्य के 2 हाथ होते हैं, यदि ये हाथ कुछ कार्य करता है, कुछ भी कार्य करता है और इसको ये अनुकरण कर लेता है, ये सीख जाता है, यही द्विपार्श्विक अंतरण कहलाता है। चले दोस्तों, तीसरा नंबर क्वेश्चन, दिए हुए प्राप्तांकों के समूह में जो प्राप्तांक बहुधा सबसे अधिक बार आता है उसे खाली जगह में क्या कहते हैं? बहुलक कहते हैं, मध्यमान कहते हैं, या मध्यांक कहते हैं, या मानक विचलन कहते हैं। तो इसका राइट आंसर होता है बहुलक। यानी कि दिए हुए प्राप्तांकों के समूह से जो प्राप्त बहुधा सबसे अधिक बार आता ना, तब वह बहुलक होता है। और बहुलक या बहुलक सांख्यिकी, इसकी व्याख्या है सांख्यिकी की केंद्रीय प्रवृत्ति की माप का भाग है जिससे मध्यमिका बहुलक भी आता है। प्राप्तांकों में से जिस प्राप्तांक की आवृत्ति सबसे अधिक होती है, यानी कि सबसे बार अधिक होता है और होता है, वह बहुलक कहलाता है। निम्न सूत्र से ज्ञात कर सकते हैं 3 मेडन माइनस 2 मीन, यानी कि 3 माइनस एम माइनस एम एन माइनस एम, इसका सूत्र होता है। चलो आगे, क्रिया प्रसूत अनुकूलन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? पावलोव ने किया था, स्किनर ने किया था, थॉर्नडाइक ने किया या कॉलर ने किया था? तो क्रिया प्रसूत का अनुबंध सिद्धांत है, अनुकूलन सिद्धांत है, वो स्किनर ने किया था। ठीक है, इसकी व्याख्या है, स्किनर द्वारा क्रिया प्रसूत अनुकूलन सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया। उन्होंने चूहों पर प्रयोग पर सीखने का सिद्धांत दिया। इसी प्रकार पावलोव ने क्लासिको अनुबंध सिद्धांत जो कुत्ते पर प्रयोग किया, थॉर्नडाइक ने प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत बिल्ली पर प्रयोग किया था और कॉलर ने सूज का सिद्धांत बंदर पर किया था। अगला सवाल है, अल्बर्ट बांडुरा निम्न में से किस सिद्धांत से संबंधित है? सामाजिक अधिगम सिद्धांत से, व्यवहारात्मक सिद्धांत से, विकास का संज्ञानात्मक सिद्धांत से या विकास का नमो सामाजिक सिद्धांत से? तो इसका राइट आंसर है ए, सामाजिक अधिगम सिद्धांत से। तो इसकी व्याख्या है, सामाजिक अधिगम सिद्धांत को अल्बर्ट बांडुरा ने 1969 से 71 में दिया था। कब दिया था यह सिद्धांत? सन 1969 से लेकर 71। यह व्यवहार रूपांतरण के नियमों तथा संज्ञानात्मक मनोविज्ञान के संतुलित संश्लेषण है। यानी कि इन्होंने कब दिया था? 1969 में दिया था। अल्बर्ट बांडुरा का यह सामाजिक अधिगम सिद्धांत है और ये मनोविज्ञान का संतुलित संश्लेषण भी माना जाता है इसी। प्रश्न नंबर 6 है, मानसिक आयु का प्रत्यय दिया था। मानसिक आयु का प्रत्यय दिया था तो बी ने इस्माइल ने दिया था या स्टर्न ने दिया था या टर्मन ने दिया था या सिरिल बर्टन ने दिया? तो इसका राइट है बी ने इस्माइल ने दिया था। तो इसकी संपूर्ण व्याख्या बताते हैं आपको।
मानसिक आयु एक दूसरे की तरह की आयु, यानी कि मानसिक आयु है वो एक दूसरे की तरह की आयु है जिसका प्रयोग बुद्धि मापने में मनोविज्ञान ने अधिक किया है, यानी कि बुद्धि को मापा जाता है। इस संप्रदाय का प्रतिपादन बीने तथा साइमन ने किया था। तथ्यिक आयु से तात्पर्य व्यक्ति के जन्म से लेकर आज तक की आयुष्य होना है, जबकि मानसिक आयु उनकी बुद्धि लब्धि होती है। जो मानसिक आयु होती है वो बुद्धि लब्धि होती है, और इनका सूत्र है बुद्धि लब्धि का, बुद्धि लब्धि बराबर मानसिक आयु बटा तथ्यगत आयु इंटू शो। ठीक है। अब ये प्रश्न नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का नियम नहीं है? कौन सा क्या है? सीखने का नियम नहीं है। एक तो तत्परता का नियम, तनाव का नियम, प्रभाव का नियम या अभ्यास का नियम। तो इसमें तनाव का नियम है वो सीखने के लिए नहीं है। यह तनाव, इसकी व्याख्या है तनाव का नियम अन्य 3 तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम तथा अभ्यास का नियम अधिगम के नियम है, जिसे थॉर्नडाइक ने अपने प्रयास व त्रुटि अधिगम सिद्धांत में दिया था। यानी कि एक तो प्रभाव का नियम तथा अभ्यास का नियम, अधिगम का नियम, ये किसने दिए थे? थॉर्नडाइक ने दिए थे, और अपने प्रयास व त्रुटि अधिगम सिद्धांत में दिए थे। ठीक है दोस्तों, आगे अगला सवाल है प्रश्न संख्या 8, खाली जगह संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत में पावलोव ने प्रयोग किया। पावलोव ने क्या प्रयोग किया? बिल्ली पर, कुत्ते पर, बंदर पर या चूहे पर? तो पावलोव ने कुत्ते पर संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत का जो सिद्धांत है वो उस पर प्रयोग किया था। कुत्तों पर पावलोव द्वारा अधिगम के क्लासिकी अनुबंध का प्रतिपादन किया था। किसका किया था? क्लासिकी अनुबंध का प्रतिपादन किया था, जिसमें उन्होंने कुत्ते पर प्रयोग किया। किस पर किया? कुत्ते पर। बिल्ली पर थॉर्नडाइक द्वारा, चूहों पर स्किनर द्वारा तथा बंदर पर कोहलर एवं कोफोर ने प्रयोग किया था। ये शायद मैंने पहले भी बता दिया, पिछले प्रश्न में भी व्याख्या से रिपीट हो गया, आपको याद हो जाएगा। चलो अगला सवाल करते हैं, प्रश्न संख्या 9, सूज द्वारा, किसके द्वारा? सूज द्वारा सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? थॉर्नडाइक ने, कोहलर ने, पावलोव ने या वुडवर्थ ने? देखो सूज का है वो आपके कोहलर ने दिया था, इसका राइट आंसर कोहलर है। और कोहलर सूज द्वारा सीखने के सिद्धांत कोहलर महोदय ने किया था। और इस सिद्धांत के अनुसार अधिगम किसी भी अभ्यास का प्रशिक्षण नहीं, वस्तुतः अचानक आई सूझ में होता है। उन्होंने बंदर पर इस सिद्धांत का प्रयोग किया था, यानी कि जो भी अभ्यास होता है प्रशिक्षण से नहीं होता, वो एक अचानक सूझ से जो कार्य होता है वो आपके कोहलर ने दिया था। और सूझ यानी कि अचानक सूझ। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, कार्य को प्रारंभ करने से, कार्य को किससे? कार्य को प्रारंभ करने से जारी रखने और नियमित करने की प्रक्रिया है। एक तो कार्य को क्या करना? आरंभ भी करना है, फिर जारी भी कर रखना है और नियमित प्रक्रिया के रूप में भी रखना है। तो ये किसका है? ये क्या है? एक प्रेरणा है, एक संवेदना है, एक सीखना है या एक है प्रत्यक्षीकरण। तो इसका राइट आंसर है प्रेरणा। ठीक है, इसके गुण के अनुसार है, किसके अनुसार? इसकी व्याख्या गुण के अनुसार अभिप्रेरणा किसी कार्य को प्रारंभ करने, जारी रखने अथवा नियंत्रित करने या नियमित करने की प्रक्रिया है। ये किसने कहा था? ये गुड ने कहा था। ठीक है, चलो अगला सवाल देखते हैं। विस्मृति कम करने का उपाय है। विस्मृति कम करने का उपाय सीखने में है, सीखने की त्रुटिपूर्ण विधि में है, पाठ की पुनरावृत्ति में है या स्मरण करने में कम ध्यान देना। तो इसका राइट आंसर होगा पाठ की पुनरावृत्ति में। किसमें है? पाठ की पुनरावृत्ति में। इसकी थोड़ी व्याख्या देख लेते हैं। पाठ की पुनरावृत्ति विस्मरण स्मृति का एक नकारात्मक या ऋणात्मक पक्ष है, जो गिलफोर्ड द्वारा दिया था। 1963 के विस्मरण को एक नकारात्मक धारणा माना है और इस प्रकार पाठ की पुनरावृत्ति द्वारा ही धारणा को बढ़ाता है जा सकता है और विस्मृति को कम किया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, चलो आगे चलते हैं। अगला सवाल, प्रश्न संख्या 12, क्रोध व भय प्रकार है। क्रोध व भय है वो किस प्रकार के हैं? अभिप्रेरणा के हैं, संवेग के हैं, परिकल्पना के हैं या मूल प्रवृत्ति के हैं? तो इसका राइट आंसर होगा बी। बी इज करेक्ट आंसर, संवेग से हैं। देखो इसकी व्याख्या, संवेग, क्रोध व भय संवेग के प्रकार है। संवेग के कितने प्रकार है? एक तो संवेग क्रोध और एक भय, ये 2 प्रकार हैं। और मैकडूगल द्वारा इसी प्रकार को 14 संवेगों की व्याख्या की गई है। कितने संवेगों की? 14। और संवेग एक जटिल अवस्था होती है जिसमें कुछ आंगिक प्रतिक्रियाएं जैसे हृदय की गति में परिवर्तन,
रक्तचाप में परिवर्तन, सांस की गति में परिवर्तन, इसके अलावा बाहरी अंगों में भी परिवर्तन होता है, वो संवेग होता है। क्या होता है? संवेग। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 13। प्रश्न संख्या 13 के अंदर है, ये देख लो दोस्तों, दूसरे व्यक्ति के बाहरी व्यवहार की नकल है। दूसरे व्यक्ति के बाहरी व्यवहार की क्या है? नकल है। एक तो सीखना, एक दूसरा अनुकरण करना, तीसरा कल्पना करना, या चौथा चिंतन करना। यानी कि दूसरे व्यक्तियों में जो बाहरी व्यवहार होता है ना, वो क्या होता है? तो वो एक अनुकरण होता है। क्या होता है? अनुकरण या नकल कह सकते हैं। इसकी व्याख्या है, अनुकरण या नकल, दूसरे व्यक्तियों के व्यवहार की नकल करना ही अनुकरण सम्मान प्रदर्शन किया जाता है, तो वह अनुकरण की श्रेणी में आता है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं आगे। प्रश्न नंबर 14। यदि पूर्व ज्ञान, कौन सा ज्ञान? पूर्व ज्ञान वे अनुभव नए प्रकार के सीखने में सहायता करते हैं। यदि पूर्व ज्ञान वे अनुभव नए प्रकार के सीखने में सहायता करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे नकारात्मक प्रशिक्षण स्थानांतरण कहते हैं, या सकारात्मक प्रशिक्षण स्थानांतरण कहते हैं, या प्रशिक्षण स्थानांतरण कहते हैं, या सीखना कहते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा सकारात्मक प्रशिक्षण स्थानांतरण कहते हैं। ठीक है, इसकी व्याख्या भी बता देते हैं आपको दोस्तों। धनात्मक अंतरण को सकारात्मक अंतरण भी कहते हैं। जब पूर्व अर्जित ज्ञान, कौन सा ज्ञान? पूर्व में जो अर्जित ज्ञान है वो नवीन ज्ञान को अर्जित करने में सहायता करता है। यानी कि जो हमने पहले ज्ञान लिया था और आने वाले ज्ञान को अर्जित करने में सहायता करता है, तो उसे धनात्मक या सकारात्मक अंतरण कहते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। आज का लास्ट एंड अंतिम क्वेश्चन है आज की क्लास का। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो हमें बताता रहना। सीखी हुई बात को स्मरण रखने या पुनः स्मरण करने की असफलता को क्या कहते हैं? यानी एक तो सीखी हुई बात को स्मरण रखने या पुनः स्मरण करने की असफलता को क्या कहते हैं? तो कल्पना कहते हैं, स्मृति कहते हैं, विस्मृति कहते हैं, या ध्यान कहते हैं। तो इसका राइट होगा विस्मृति। विस्मृति या विस्मरण भूलने से संबंधित है। जब सीखा हुआ ज्ञान धारणीय न हो या धारण किया जा सके तब विस्मरणीय उत्पन्न होता है। दोस्तों, ये आपको वीडियो कैसा लगा? यदि वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।